दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास आर्ट का जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके विकास के बारे में क्या कहा गया, उसकी क्या क्या परिकल्पना है, क्या क्या सिद्धांत आए, वो सब हम जानकारी यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो प्राचीनतम लोग जो थे, ईसवी सदी से पहले वाले लोग क्या सोचते थे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, उस चीज़ को हम जानते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की परिकल्पना आई थी। एक थी प्राचीन परिकल्पना और दूसरी है आधुनिक परिकल्पना। प्राचीन कल्पना में जो लोग आए थे उन्होंने यहाँ पर अपने 5 तत्वों को आधार मानकर अपनी थ्योरेटिकल दी थी। पहला जो था वो था जल, दूसरा है वायु, तीसरा है पदार्थ, चौथा है अग्नि। जल, वायु, पदार्थ, अग्नि, इन तत्वों को मानकर उन्होंने अपनी जो है अलग अलग व्याख्या की थी। सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे यहाँ पर थेल्स की परिकल्पना। थेल्स वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक जल से हुई है। इनका ये मानना था कि जो अपन जानते हैं कि जैसे जल से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और जल में ही अंत में जाके समावित हो जाएगी, जल में ही अंतर जाके समावित हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा वैज्ञानिक था एलेक्जीमेंडर, इसके बाद जो दूसरा वैज्ञानिक आया वो वैज्ञानिक आया एलेक्जीमेंडर। एलेक्जीमेंडर का जो तत्व जिस पर आधारित था वो था वायु। उन्होंने बताया था कि पूरे ब्रह्मांड में जो वायु भरी हुई है और इसमें धीरे धीरे कण घूमते रहे हैं और एक एक कण जुड़ कर जो है पूरे ब्रह्मांड या पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई है। इन्होंने अपना आधार माना वायु को। जो तीसरे जो वैज्ञानिक आए थे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस, जैसा अब आपके मन में सोचा रहा होगा ये कई पाइथागोरस प्रमेय होते नहीं है, कण का लंब वर्ग और आधार का वर्ग। हाँ, तो वो वही वैज्ञानिक है पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने अपने पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए अपने एक पदार्थ को आधार माना है। किसको आधार माना है? पदार्थों को। उन्होंने बताया कि एक पदार्थ आया और एक पदार्थ से ही छोटे छोटे कण जुड़ते गए और पूरे ब्रह्मांड का क्या हो गया? निर्माण हो गया। उसके बाद जो अपना जो चौथा वैज्ञानिक जो था हेराक्लिस एक वैज्ञानिक है। हेराक्लिस ने अपनी आधार अग्नि को आधार माना। हेराक्लिस ने अग्नि को आधार माना। उन्होंने बताया कि जो जल है वह वायु और बाद में अग्नि में बदल जाता है और अग्नि से ही वापस जल और वायु बन जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने आधार किसको माना? अग्नि को। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आधुनिक जो परिकल्पनाएं थी, आधुनिक परिकल्पनाओं में हमारे पास यहाँ पर दो सिद्धांत आते हैं। मैं यहीं पे आपको एक बार बता देता हूँ। आधुनिक परिकल्पना, आधुनिक परिकल्पना में जो थी, आधुनिक परिकल्पना में जो लोग, आधुनिक परिकल्पना में जिस लोगों ने अपना मत दिया, जय श्री राम। आधुनिक परिकल्पना भी हमारे पास यहाँ पर दो तत्वों पर आधारित थी। पहला है अद्वैत और दूसरा है द्वैत। अद्वैत और द्वैत, यह परिकल्पना किस पर आधारित थी? अद्वैत वालों का जो परिकल्पना थी
उनकी जो परिकल्पना थी, उनकी जो सोच थी, वो एक तारे से लेकर सोच थी, एक तारा। और द्वैत परिकल्पना जो थी, इन वैज्ञानिकों की सोच थी कि एक से अधिक तारे। एक से अधिक तारे की सोच ये थी। अब उसके बाद जो इसमें अद्वैत परिकल्पना में जो वैज्ञानिक आए थे, इसमें दो वैज्ञानिक आए थे। सबसे पहला जो वैज्ञानिक आया था कांट। कांट ने यह बताया था कि पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो निहारिका से हुई है। इसने अपना आधार किसको माना? निहारिका। निहारिका से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। दरअसल निहारिका है क्या? जो वायुमंडल में छोटे छोटे कण में, आकाश में धूल और कण के जो अणु घूमते हुए रहते हैं, उसे बोलते हैं हम निहारिका। उसके बाद जो दूसरा जो वैज्ञानिक आया था, वो वैज्ञानिक आया था लाप्लांस। लाप्लांस ने भी यही अपने आधार को बताया था कि पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई या पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई वो निहारिका से हुई है। जो उत्पत्ति हुई है वो निहारिका से हुई है। दरअसल इन दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही था, परंतु हम यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इसने भी निहारिका से बताया, इसने भी निहारिका से बताया, तो फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? दोस्तों डिफरेंस ये था कि जो कांट जो वैज्ञानिक थे, कांट, उन्होंने बताया था कि निहारिका के अंदर एक परमाणु घूम रहा था और उसकी घूर्णन गति इतनी तेज थी कि उसके अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से क्या हो गया? अधिक हो गया। अभिकेंद्रीय बल क्या हो गया? अधिक हो गया। अपकेंद्रीय बल से अभिकेंद्रीय बल अधिक हो गया और वो अपने चारों ओर इतनी तेज़ी से घूमने लगा कि उससे छोटे छोटे छल्ले निकलने लगे। ये परमाणु से अपने छोटे छोटे छल्ले निकलने लगे और ये छोटे छोटे छल्ले और इनके मलबा जो निकला, उससे सभी ग्रहों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इसके बाद जो दूसरा वैज्ञानिक आया लाप्लांस ने भी यही बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति निहारिका से ही हुई है और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति भी ऐसे ही परमाणु के छल्लों से निकली है। परंतु यहाँ पर लाप्लांस का यह मानना था लाप्लांस का मानना था कि ये परमाणु तो था और ये निहारिका में बहुत तेजी से जो है घूम रहा था, परंतु इनके मत के अनुसार यहाँ पर अपकेंद्रीय बल किसके बल से अधिक हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया? अधिक हो गया। और यहाँ पर इसके क्या हुआ था? अभिकेंद्रीय बल अधिक हुआ था। और यहाँ पर लाप्लांस में क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल जो है अधिक हो गया और ये परमाणु अपनी तेजी से घूमते गया और इससे भी अनेक प्रकार के छोटे छोटे छल्ले निकले और इन्हीं से सभी का ग्रहों का क्या हुआ? निर्माण हो गया। दोस्तों ये आधुनिक परिकल्पना में अपन को दो सिद्धांत मिले थे, अद्वैत सिद्धांत और द्वैत सिद्धांत। क्वेश्चन ये उठता है कि आप द्वैत सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो उसका आंसर यह आएगा कि जब कोई विज्ञान एक से अधिक तारे की जब बात हो तो वह द्वैत सिद्धांत पर आधारित होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक नहीं एक से अधिक तारों से बनी है, तो वहाँ पर द्वैत परिकल्पना लागू होती है। यही द्वैत का सिद्धांत है।
अब अपन यहाँ पर आगे की ओर देखते हैं कि ये जो आधुनिक परिकल्पना है उसमें अपन ने अद्वैत्व के बारे में पढ़ा कि द्वैत्व में दो अधिक तारे थे। अब अपन ने अभी अद्वैत्व में दो वैज्ञानिक पढ़े, कांट और लाप्लास। अब द्वैत्व में अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं अनेक वैज्ञानिक को द्वैत्व के अनुसार द्वैत परिकल्पना। द्वैत परिकल्पना में यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिक आए। द्वैत परिकल्पना में अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी। द्वैत परिकल्पना में सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए वह आए थे चेम्बरलिन एंड मोल्टन। चेम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, और ये ने कब दी थी? सन 1905 में। ठीक है दोस्तों, इन दोनों वैज्ञानिक ने यह बताया कि एक तारा था, मान लो कि ये शून्य भी एक क्या है, यह हमारा सूर्य है, यह एक क्या है, तारा है। और इससे एक अन्य तारा, यहाँ पर इसका सहायक तारा बोल सकते हैं, सहायक तारा। इस सहायक तारे से यह सहायक तारा सूर्य की ओर इतनी तेजी से बढ़ता गया कि इस सूर्य के एक भाग से छोटे छोटे एक भाग अंश अलग हुआ और छोटे छोटे से छल्ले निकलने लगे, और यही सब इसके मलबे से जो है सभी ग्रहों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ये किसने बताया था? चेम्बरलिन ने, मोल्टन ने। क्योंकि अपन यहाँ पर बात ही द्वैत परिकल्पना की कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक से अधिक तारे की बात हो रही है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है और यहाँ पर एक इसका सहायक तारा है, तो यहाँ पे कितने तारा हो गए? 2। और यही बात अपन क्या पढ़ रहे हैं? द्वैत परिकल्पना, मतलब 2 तारे की परिकल्पना। उसके बाद जो अगला वैज्ञानिक जो यहाँ पर आया था वो आया था जेम्स जीन्स जेफरी की ज्वार परिकल्पना। जेफरी ज्यूस की ज्वार परिकल्पना। दोस्तों ये दोनों एक ही नाम है, जेफरी अलग नाम है, और इनकी ज्वार परिकल्पना से तो आप समझते ही है, ज्वार भाटे की परिकल्पना, ज्वार भाटे की जैसी परिकल्पना। अब दोस्तों उनने यह बात बताया, जेम्स और जीन्स ने यह बात बताई कि यहाँ पर भी एक जो तारा था वो क्या था? सूर्य था। ठीक, और यहाँ पर भी एक अन्य तारा जो अपन ने पहले बताया था, सहायक तारा आया, और यह सूर्य की ओर तेजी से क्या हो गया? बढ़ता गया। जब सूर्य की ओर तेजी से बढ़ता गया तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण था, इस सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को या तो ये तारा अपने अंदर समाहित कर लेगा इस सूर्य को, या ये सूर्य इस तारे को अपने अंदर समाहित कर ले। दोनों में से एक ही चीज़ यहाँ पर समाहित हो सकती है। परंतु यहाँ पर हुआ क्या था कि ये जब तारा इस सूर्य के पास में आया, इसके गुरुत्वाकर्षण कारण ये क्या हुआ, यहाँ से गुजरा, तो सूर्य में एक अन्य प्रकार की गुरुत्वाकर्षण के कारण एक छल्लेनुमा संरचना यहाँ पर क्या हुई, निकली, और ऐसे ही छल्लेनुमा संरचना अनुसार निकलती गई और सभी ग्रहों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए फिर वापस जेफरी, जो यहाँ पर मैंने वैज्ञानिक का नाम लिखा, जेफरी वैज्ञानिक ने भी यही चीज़ को समझाया। परंतु इनके जो पास जो इनकी सोच जो थी, उनके पास एक अन्य सोच थी। उन्होंने बताया था कि यहाँ पर
यहाँ पर भी एक सन है, सूर्य है, तो यहाँ पर एक अन्य तारा है, और इसके साथ जो एक अन्य तारा और भी है, और उन्होंने बताया कि दोनों परमाणु जो ये दोनों तारे थे, क्योंकि सूर्य एक तारा है, एक ये तारा है और एक ये तारा है, कितने तारे हो गए? 3 तारे। तो सबसे पहले 3 तारे की परिकल्पना किसने करी? जेफरी ने। किसने करी दोस्तों? जेफरी ने। तो उसने बताया कि ये दोनों परमाणु जो है आपस में टकरा गए थे और इनसे निकलने वाले कण क्या हुए? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और इनसे क्या बन गए? ग्रह बन गए। आइए दोस्तों यहाँ पर समझ में, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला वैज्ञानिक जो आया था यहाँ पर, तीसरा वैज्ञानिक रसेल की द्वैत परिकल्पना। रसेल की द्वैत परिकल्पना, यह रसेल अमेरिका का रहने वाला था। रसेल ने अपनी परिकल्पना को समझाने के लिए उसने यह बताया कि एक तारा, जो यहाँ पर सभी 2 तारे की बात कर रहे थे, वहाँ पर एक अन्य तारा तीसरा भी उपस्थित था, जिसमें से एक तारा उसके संपर्क में आ गया। जैसे अपन समझते हैं इसको, यहाँ पर सन भी क्या है? एक तारा है, और यहाँ पर एक उसका क्या है? सहायक तारा बना दिया अपन ने। और तीसरा एक अन्य और तारा यहाँ पर क्या है? उपस्थित है। यह तारा इस सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा था? चक्कर लगा रहा था। परंतु यह तारा जो है अन्य तीसरे तारे की क्या हो गया? संपर्क में आ गया। अब इन दोनों तारे के संपर्क में तो आ गया, परंतु इन दोनों की जो गति थी वो कैसी थी? विपरीत गति थी। कैसी गति थी? विपरीत गति थी। जो माना कि इसका प्लस इसका माइनस एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, और इसको क्या करेगा? बांधे रखेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इस प्रकार से इनकी जो गति थी वो कैसी थी? विपरीत थी। और इसी प्रकार से ग्रहों में चक्कर लगाते गए और इन ग्रहों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब उसके बाद जो अगला जो वैज्ञानिक आया था, अब लास्ट अपन को वैज्ञानिक पढ़ना है इसमें द्वैत परिकल्पना में, वो थे फ्रेंड्स लोयल लिटिलस की परिकल्पना। फ्रेंड्स लोयल लिटिलस की परिकल्पना, इन्होंने कहा इनका सिद्धांत बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाला था। उन्होंने बताया कि निहारिका में ये जो है अपने पास क्या है? ये पूरी निहारिका है। अब इसमें बहुत सारा गोल बनेगा, समझाने के लिए थोड़ा सा मैं मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक क्या है? सूर्य स्थित है। यहाँ पर क्या है? सूर्य स्थित है। और निहारिका में अपन देखते हैं अनेक प्रकार के क्या होते हैं? धूल के कण होते हैं। तो ये इन्होंने बताया, इन वैज्ञानिकों ने, कि जैसे ही सूर्य इस निहारिका के चारों ओर क्या कर रहा था? चक्कर लगा रहा था, और ये धूल के कण इस सूर्य के संपर्क में आते गए और ये अपने ग्रहों का रूप क्या हो गया? लेते गए। तो इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया था कि ये सूर्य इस निहारिका के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, और इसमें जो निहारिका में स्थित धूल के कण, वायु के कण, बहुत सारे इसके संपर्क में आए, और इन्हें सभी धूल के कणों ने अपने क्या करा? ग्रहों का निर्माण किया। ऐसे करके सभी ग्रहों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इस प्रकार पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो पृथ्वी का निर्माण भी यहाँ पर हो गया। तो हमने ये जाना पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, अनेक वैज्ञानिकों के बारे में। अपन सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने जो है
पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर बहुत सारे लोगों की अलग अलग विचारधाराएँ थी। यहाँ पर अलग अलग विचारधाराएँ थी, तो उसमें से एक विचारधारा जो प्राचीनतम लोगों की थी और एक थे आधुनिक लोगों की थी। प्राचीनतम लोग में जो पहले के जो लोग थे दार्शनिक लोग कहा जाता था, क्योंकि पहले वैज्ञानिक नहीं होते थे। एक दार्शनिक लोग और परिकल्पना उनके बारे में सोची जाती थी। उसमें से सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे वो थेल्स ने अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति को जो जानना था, उन्होंने अपने आधार किसको माना? जल को। उसके बाद एलेक्जेंडर आए, उन्होंने अपने आधार किसको माना? वायु को। पाइथागोरस प्रमेय आया, उनने अपने पृथ्वी की उत्पत्ति का आधार किसको माना? वायु पदार्थ को। उसके बाद आया हेराक्लिस, उन्होंने अपने पृथ्वी की उत्पत्ति को किसको माना? अग्नि को। उसके बाद ये प्राचीनतम सिद्धांत परिकल्पना खत्म हो जाने के बाद हमने जो पढ़ी थी आधुनिक परिकल्पना है। आधुनिक परिकल्पना में भी हमारे पास यहाँ पर दो परिकल्पना आई थी, अद्वैत प्रक्रिया और द्वैत प्रक्रिया। अद्वैत प्रक्रिया में हमने दो वैज्ञानिक पढ़े, कांट और लाप्लास। कांट वैज्ञानिक ने भी ये बताया था कि एक परमाणु निहारिका में तेजी से घूम रहा था, इतना तेजी से घूम रहा था कि उसका अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल से क्या हो गया? अधिक हो गया। अपकेंद्री बल जब अभिकेंद्री बल से अधिक हो गया तो उसमें से छोटे छोटे छल्ले निकलने लगे और अन्य ग्रहों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। लाप्लास ने भी यही चीज़ बताई थी कि वो निहारिका में वह कण घूमता गया इतना तेजी से घुमा कि उसका अभिकेंद्रीय बल उसके कैसे बल से हुआ था? गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हो गया? अधिक हो गया, क्योंकि उसमें क्या होता? अभिकेंद्रीय बल अधिक होता था। उसके बाद हमने दो वैज्ञानिक इसमें पढ़े। उसके बाद अपन ने पढ़ी द्वैत परिकल्पना है, मतलब दो तारे की परिकल्पना है। क्वेश्चन यही होता है कि द्वैत परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? जब हमें एक या एक से अधिक तारों की जब परिकल्पना की बात की जाती है तो वह द्वैत परिकल्पना के अंतर्गत आती है। उसमें से हमने अन्य बहुत सारे वैज्ञानिक पढ़े। इसमें हमने पढ़ा चेम्बर एंड गोल्ड मेंडल, इसमें सन की ग्रहाणु परिकल्पना, यह सन 1905 में इन्हें बताई थी। उन्होंने बताया था कि सूर्य के पास एक ग्रह आया और वो उसके साथ आकर गुजरा, तो वहाँ से उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है उसमें से सूर्य का एक भाग टुकड़ा टूट गया और उसमें से छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े निकले और परमाणु के टुकड़े निकले और वो धीरे धीरे ग्रह का रूप ले लिया। उसके बाद आया था जेम्स जीन्स रेफरी ज्वार परिकल्पना है। उन्होंने बताई कि सूर्य के साथ एक सहायक ग्रह भी था और जब ये पास में से होकर गुजरा तो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य में से कुछ एक छल्ला गुरुत्वाकर्षण के जैसा उनको दिखाई दिया और ऐसे ही छल्ले निकलते गए और ग्रहों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ये वाली परिकल्पना थी वो जेम्स वाली और दूसरी यहाँ पर थी जेफरी वाली। जेफरी ने क्या बताया था कि सूर्य के साथ एक सहायक तारा और उसका एक अन्य तारा और भी था, और जब ये दोनों तारे आपस में टकरा गए और इनसे निकलने वाले जो अणु है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और इनने ग्रह का क्या करा? निर्माण कर दिया। उसके बाद आपने सीखा रसेल की द्वैत परिकल्पना। रसेल एक वैज्ञानिक था जो कि अमेरिका का रहने वाला था। उसने बताया कि सूर्य के साथ एक अन्य तारा स्थित था और उसके भी एक अन्य तारा स्थित था। तो उसने बताया कि जब एक तारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था तो वह अपने एक अन्य तीसरे तारे के क्या हो गया? संपर्क में आ गया। जब संपर्क में आ गया तो इन दोनों तारों की जो गति थी वो विपरीत दिशा में गति कर रहे थे। तो अपन जानते हैं कि जब चुंबक के प्लस और माइनस जब होते हैं तो वो क्या होते हैं? आकर्षण होते हैं, और जब जो प्लस और प्लस एक ही ध्रुव होते हैं तो वो क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। तो इनके पास एक के पास प्लस और एक के पास माइनस, दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे थे, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे? आकर्षित कर रहे थे। मतलब एक प्रकार से आकर्षित कर रहे थे, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल इनके ऊपर लग रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि फ्रेंड्स लोथल लिटिलस, अगले वैज्ञानिक आए थे फ्रेंड्स लोथल लिटिलस। उन्होंने बताया कि निहारिका में जो है सूर्य चारों ओर
क्या हो रहा था, चक्कर लगा रहा था। और नीहारिका में उपस्थित गैस और धूल के कण जो थे वो सूर्य के संपर्क में आते गए और यह अपने अपने ग्रह का रूप लेते गए। तो दोस्तों यहाँ तक हमने एक चैप्टर जो सेकंड था उसमें पूरी ही जानकारी हमने यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में लिया। हम अगली क्लास में जानेंगे पृथ्वी की संरचना। तो दोस्तों धन्यवाद।